गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। टीआरएनए इसके बाद हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग टीआरएनए का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेशन में हमें बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे ये जानना कि एमिनो एसिड कहाँ पे आती है, किसकी वजह से हमारा राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड होता है, ये सारी चीज़ें या ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके टीआरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हमने पहले लिखा कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर टीआरएनए आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए एंड एडॉप्टिव आरएनए इसको कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे एडेप्टिव आरएनए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए किस लिए कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है किसके? एमिनो एसिड के, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। सॉल्युबल है क्योंकि जितने भी आरएनए हमने पढ़ा उन, जैसे कि एमआरएनए पढ़ा, आरआरएनए पढ़ा, उसके बाद टीआरएनए पढ़ा। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ आरएनए में 3 टाइप के आरएनए हमारे होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो उन तीनों आरएनए में से जो आपका ये टीआरएनए होता है उसको सॉल्युबल आरएनए कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी आरएनए पाए जाते हैं वो सॉल्युबल इन नेचर नहीं होते हैं। क्योंकि इसको एडेप्टिव आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है ड्यू टू कैरियर एमिनो एसिड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये अडॉप्ट करता है किसको? एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। इसीलिए मैं ट्रांसलेशन के लिए बार बार बोल रही, ट्रांसलेशन के समय ये क्या करता है? एमिनो एसिड को कैरी करने में हेल्प करता है। और कैसे ये कैरी करता है इसके बारे में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल से बताएंगे ट्रांसलेशन के समय में। ठीक है, उसी के लिए भी इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जितने भी आरएनए हमारे अंदर पाए जाते हैं, एमआरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए में, इसका जो परसेंटेज होता है टोटल आरएनए का 10 से 15% ही टीआरएनए होता है। और सबसे ज़्यादा जो आरएनए होता है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है, उसका 80% जो होता है क्या बोलते हैं परसेंटेज होता है टोटल आरएनए का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आरएनए हमारे में आरआरएनए होता है और सबसे कम आरएनए में हमारा जो होता है वो होता है एमआरएनए। एमआरएनए का जो परसेंटेज होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, दूसरी चीज़, इट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए एंड फॉर्म्ड बाय द आरएनए पॉल थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, कि ये सबसे छोटा आरएनए है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की वजह से होता है। ठीक है, और जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा हमारे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो होता है सिंथेसाइज इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए मैं इसके साथ में दे रही कि जो हमारे एमआरएनए होते हैं और हमारे टीआरएनए होते हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन जो आरआरएनए होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है या न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टीआरएनए भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं। तो इसे आप पेन और पेंसिल लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठते रहिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा सिंथेसिस इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, एंड मोस्ट कम्प्लेक्स आरएनए, और जितने भी आरएनए हैं, ठीक है, यानी कि एमआरएनए आरआरएनए में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उसका आपका कौन होता है? टीआरएनए होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये बिल्कुल कॉइल होकर के लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 टाइप के मॉडल दिए गए थे। ठीक है, 2 डायमेंशनल मॉडल था और 3 डायमेंशनल मॉडल था। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मॉडल जो था उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। किसको कहते हैं? क्लोवर, यानी कि जो आपका सेकेंड डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सेकेंड डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्लोवर मॉडल कहते हैं। ठीक है, और जो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको जो प्रपोज किया था उसको जिम, ठीक है, जिम साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया था। और वो ये सेकेंड डायमेंशनल मॉडल जो किसके द्वारा दिया गया था? होली के द्वारा दिया गया था। ठीक है,
होली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेकेंड डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था। यानी कि टीआरएनए जो है, टीआरएनए के 2 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और एक आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका मोर एक्सेप्टेड क्या बोलते हैं मॉडल है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। और उसको प्रपोज किया था किसने, साइंटिस्ट हॉली ने किया था। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको जिस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था या एक्सप्लेन किया था उसको जिम साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए कंसिस्ट अ कंजर्व सीक्वेंस दैट इज एसीसी, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया कि ये देखने में तो आपको डबल स्टैंडर्ड जैसे लगता है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये होता सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन इतना इसमें क्वाइलिंग हो जाती है कि हमको डबल जैसे दिखने लगता है, ठीक है। और इसके पास अब आते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इनका यही 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि क्लोवर मॉडल लीफ कहते हैं और जो कि आपके हॉली के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर है, ये इनमें 3 लूप पाए जाते हैं, कहते हैं फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और थर्ड लूप पाए जाते हैं, ठीक है। जो इनका ये जो इनका 3 प्राइम रीजन होता है, यहाँ पे देखिए 3 प्राइम और 5 प्राइम है, ठीक है। जो 3 प्राइम रीजन होता है वहाँ पे एसीसी पाया जाता है, सीक्वेंस पाया जाता है, जिसको कंजर्व सीक्वेंस कहते हैं। इसे कंजर्व सीक्वेंस क्यों कहते हैं, कंजर्व सीक्वेंस उसे कहते हैं, या कंजर्व अभी जो हम रिप्लिकेशन बताए थे उसमें भी कंजर्व सीक्वेंस हम बता रहे थे। इसे कंजर्व सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी आप टीआरएनए देखेंगे साइटोप्लाज्म में, वो हर टीआरएनए के पास में आपका एसीसी जो होता है कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद और ये एक जो 3 प्राइम होता है, वो 3 प्राइम जो होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। जितने भी अमीनो एसिड होंगे जो आकर के टीआरएनए से बाइंड करेंगे तो टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे आकर के वो बाइंड करेंगे, इसीलिए इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम इसके जस्ट बाद हमारा आता है लूप फर्स्ट आता है। लूप फर्स्ट को हम लोग टी साई सी लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, टी साई सी लूप, और ओवरऑल इसको स्यूडो यूरोडीन कहते हैं, स्यूडो यूरोडीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन इनका मेन फंक्शन होता है कि ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, और ये हमारे जो एमआरएनए से नीचे की तरफ हमारे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो जाती है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड हुई, ठीक है। और इसी राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट को बाइंड करने का सिग्नल कौन देता है, टीआरएनए का ये टी साई सी लूप देता है, और ये यहाँ पे आपका आके यहाँ पे आपका टीआरएनए जो होता है, ये आपका टीआरएनए जो होता है यहाँ पे बाइंड कर देता है, ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट को बाइंड करने का सिग्नल या रिकॉग्नाइज साइट कहाँ पे होता है, टी साई लूप के पास होता है, ठीक है। और फिर आकर के एमआरएनए से आपका राइबोसोम की लार्जेस्ट यूनिट बाइंड हो जाती है, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड सिग्नल टू लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम फॉर द बाइंडिंग विथ अ टीआरएनए, ठीक है। तब ये टीआरएनए से बाइंड करता है कौन, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट। उसके बाद इसका सेकेंड लूप आता है, ठीक है। सेकेंड लूप को हम एंटीकोडॉन साइट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 7 अनयूजुअल बेस, यहाँ पे 7 अनयूजुअल बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अनयूजुअल बेस पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बेस ऐसे होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि बाइंडिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये अनबाइंडिंग रहते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसी वजह से चूँकि यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो पाती, इसीलिए रूप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक छोटा सा यहाँ पे वेरिएबल और एक्स्ट्रा आर्म। ये वेरिएबल एक एक्स्ट्रा आर्म होता है, इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड लूप को जो हम लोग को एंटीकोडॉन साइट कहते हैं, यहाँ पे भी 7 अनयूजुअल बेस पेयर होते हैं, लेकिन जो 3 होते हैं, 3 वह एंटीकोडॉन होता है, ठीक है।
और ये एंटी कोडॉन क्या करते हैं कि जो भी ये एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, कोडॉन, ये कोडॉन के फॉर्म में ही यहाँ पे मैसेज जो होता है वो पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन इसी मैसेज को, इसी कोडॉन को पढ़ने का काम आपका कौन करता है, एंटी कोडॉन करता है, ठीक है। और इसी कोडॉन और एंटी कोडॉन की वजह से ही यहाँ पे आपका एमिनो एसिड आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी कोडॉन रहेगा, ठीक है, उसी का कम्प्लीमेंट्री कोडॉन यहाँ रहेगा और फिर उसी के हिसाब से, जैसे कि मैंने जेनेटिक कोड पढ़ा रखा है, मेरा एक लेक्चर है, उसमें देखिएगा कि कैसे कोडॉन्स होते हैं, 3 कोडॉन्स, ठीक है। जो भी कोडॉन, 3 कोडॉन क्या करते हैं, एक स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करते हैं या एक स्पेशल एमिनो एसिड के लिए होते हैं। और जब वो कोडॉन यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे जो जैसे मैंने UGG है, ठीक है, एक कोडॉन है, ठीक है, सपोज दैट मैंने फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, और मान लीजिए मेथियोनिन को ये कोड करता है, सपोज है कि मेथियोनिन को तो AUG करता है, ठीक है, यही AUG कर लीजिए, ठीक। तो AUG जैसे ही इस पर आएगा, ठीक है, इसका कोडॉन आएगा, इसका एंटी कोडॉन तुरंत यहाँ पे आएगा और फिर ये एमिनो एसिड यहाँ पे आकर के, मेथियोनिन एमिनो एसिड आकर के आपके tRNA के 3 प्राइम एंड पे आकर के बाइंड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि एंटी कोडॉन पेयर विथ कोडॉन ऑफ mRNA ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये एंटी कोडॉन जो होते हैं कोडॉन से बाइंड करते हैं और फिर ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, आप एमिनो एसिड को। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट लूप है आपका थर्ड लूप कर लीजिए, डी लूप कहते हैं, ठीक है। डी लूप को DHU लूप भी कहते हैं, इसको डाई हाइड्रोयूरिडीन लूप भी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एंटी कोडॉन और कोडॉन आ गए मैच कर गए, तो ये सिग्नल देता है किसको, एमिनो एसिड को, कि आप आओ और 3 प्राइम वाले एंड से अटैच हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारा इसका काम राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है। इसका काम कि जैसे ही कोडॉन और एंटी कोडॉन आपके एंटी कोडॉन साइट पे आ जाते हैं, तो उसके बाद ये आपको इसको ये सिग्नल देता है कि इसको एमिनो एसिड के, कि एमिनो एसिड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे AUG आपका कोडॉन आ गया, ठीक, तो ये तुरंत यहाँ पे एंटी कोडॉन से मैच करेगा और ये एक सिग्नल देगा कि यहाँ पे कौन सी आएगी, मेथियोनिन एमिनो एसिड आकर के जुड़े, ठीक। और तो इसी तरीके से फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। ये आपका क्या बोलते हैं, कोडॉन्स जो होते हैं, जैसे जैसे एमिनो एसिड बढ़ेगी, ये हमारा ये mRNA इधर की तरफ पुश होता चला जाएगा और नए नए कोडॉन आते जाएंगे और नई नई एमिनो एसिड हमारी जुड़ती जाएंगी और धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर रहा, ठीक है, किसका, tRNA का। इसमें आपको मेन याद रखना है, क्या याद रखना है, एक बार इसका समरी कर लेते हैं। कंजर्विंग सीक्वेंस करना है। कंजर्विंग सीक्वेंस कहाँ होता है, 3 प्राइम एंड पे होता है, और जो कंजर्विंग सीक्वेंस होता है उसका हमारा जो सीक्वेंस होता है ACC होता है, ठीक है। कंजर्विंग सीक्वेंस पे ही हमारा 3 प्राइम एंड पे ही हमारा एमिनो एसिड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन आकर के बाइंड करता है। उसके बाद इसके 3 लूप है, ठीक है, एक टी साई लूप है, ठीक है। टी साई लूप का मेन फंक्शन होता है कि ये लार्जर सब यूनिट, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट को क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा हमारा क्या है, एंटी कोडॉन साइट है, ठीक है, जिसपे एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू कोडॉन प्रेजेंट ऑन द mRNA, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है डी लूप या आपका डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि किस एमिनो एसिड को या एमिनो एसिड को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आप आकर के 3rd प्राइम एंड पे आकर के बाइंड करिए, ठीक। तो ये हमारा tRNA रहा, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर रहा है। इसके बाद tRNA के बाद हम लोग, अब चूँकि इसका स्ट्रक्चर ईजिली हम लोग नोन हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को ईजिली पढ़ सकेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अपनी आप पढ़ाई को जारी रखिए।